हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी IQ पर। आज का जो सेशन रहेगा, आज की जो यह क्लास रहेगी, वो सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट रहेगा। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किए हैं हिंदी के, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट जो है आपकी आगामी परीक्षा यूपीएसआई, जो कि आपका मार्च में एग्जाम है, उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, जहां आप लोगों से सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के आंसर अपने आप दें और फिर उसके बाद आप मैच करें कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं। इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि आपको अभी कितना और तैयार करना है या फिर आप कितना तैयार कर चुके हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दें आप अपने दोस्तों में, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इस सेशन को। बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। चलिए, सामान्य हिंदी के प्रश्न हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेहतर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास में किस भाषा को हिंदी तथा अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं का प्रत्यक्ष स्रोत माना जाता है? तो प्रत्यक्ष स्रोत किस भाषा को माना जाता है? क्या पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर अपभ्रंश को माना जाता है? तो प्रत्यक्ष यानी कि तत्कालिक जो भाषा है, तो आप जो है अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है संस्कृत आती है। ठीक है, और संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आती है? तो आती है पाली। पाली के बाद क्या आएगी? तो आप बताएंगे प्राकृत आएगी। प्राकृत के बाद क्या आएगा? तो बताएंगे अवहट्ट आएगी। और उसके बाद क्या आता है? तो अपभ्रंश आता है। और अपभ्रंश से ही जो है अपभ्रंश के बाद क्या आएगा? तो बताएंगे हिंदी आएगी। तो प्राकृतिक जो आर्य भाषा जो है, जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं, उनका जो विकास हुआ है और आधुनिक आर्य भाषा का प्रत्यक्ष स्रोत जो है वो अपभ्रंश से माना जाता है, अर्थात विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश की पैशाची बोली से किस आधुनिक भारतीय भाषा का उद्भव हुआ है? पैशाची बोली से किसका हुआ है? क्या राजस्थानी का हुआ, पंजाबी, गुजराती या फिर बंगाली का हुआ है? तो यहाँ क्या बताएंगे आप लोग? विकल्प आप लोग दें। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। पंजाबी का हुआ है पैशाची अपभ्रंश से, पंजाबी और लहंदा। ठीक है, दो भाषाओं का विकास होता है पैशाची अपभ्रंश से। ठीक है, ये बोली नहीं है, ये क्या है? ये अपभ्रंश है। क्या है मेरे दोस्त? ये अपभ्रंश है। ठीक है, चलो आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क ख ग घ ध्वनियां किस स्थान से उच्चारित होती हैं? तो ये ध्वनियां किस स्थान से उच्चारित होती हैं? क्या तालव्य से, कंठ से, मूर्धा से या ओष्ठ से? तो यहां क्या बताएंगे? क्या बताएंगे भाई? तो बताएंगे क ख ग ध्वनियों का उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है। ताल से किसका होता? तो जो चा वर्ग है, चा वर्ग का जो है वो ताल से उच्चारण होता है। मूर्धन्य से किसका होता है? तो टा वर्ग से होता है। और ओष्ठ जो है वो पा वर्ग होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 4 देखें। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को
कवियों का कवि कहा जाता है? क्या धर्मवीर भारती, सब शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर साय या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? आप लोग यहां पर आंसर दें। तो कहेंगे कि कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह, अर्थात विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? प्रश्न संख्या 5, मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई रचना जिसे बाद में स्वतंत्र ग्रंथ बनाया गया, तो यह रचना किसकी है? क्या रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है? क्या गणपत चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है? या रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास? या फिर शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर जो विकल्प होगा आपका विकल्प हो जाएगा सी विकल्प, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 6 देखें। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द है विकल्प है जिसमें सभी आपस के पर्यायवाची नहीं दिए। तो अचल, गिर और पर्वत, ये सभी जो है पर्वत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आप लोग आंसर दें। उदय, सागर, सिंधु, शशि, चंद्र, रवि, नभ, गगन, आकाश। तो कौन सा यहां विकल्प सही हो जाएगा? आप लोग अपना आंसर दें। अपने आप को जरूर परखते रहें, चेक करते रहें। कंटेंट कोई भी कम ज्यादा नहीं होता है, कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, आप बस बेहतर तरीके से अध्ययन करते रहें। तो यहां बताएंगे विकल्प आपका सी हो जाएगा। शशि और चंद्र ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, परंतु रवि जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है, इसलिए यह विकल्प गलत हो जाएगा। बाकी सभी विकल्पों में पर्यायवाची सही दिए हुए हैं। चल आगे देखें हम लोग। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदु का पर्यायवाची शब्द है? आपको बताना है कि विदु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। क्या सलिल होगा, रवि होगा, निशाकर होगा या फिर गिरीश होगा? तो यहां पर कौन सा आपका विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आप लोगों ने उम्मीद करता हूं कि आंसर लगा लिया होगा। इसका जो विकल्प होगा वो विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखें। प्रश्न संख्या 8 देखें, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शुद्ध युग्म नहीं है? आपको बताना है कि तद्भव और तत्सम का शुद्ध युग्म कौन सा नहीं है। सॉरी, शब्द युग्म सही है, नहीं है, नहीं सही है, गलती हो गई, माफ कीजिएगा। क्या विकल्प आंसू का अस्र होता है? क्या विकल्प बी जीव का जीवा होता है? क्या विकल्प सी नाखून का नखर होता है? या फिर विकल्प डी कान का कर्ण होता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि यहां पर जो विकल्प सही दिया है विकल्प बी में सही दिया है। आंसू का जो तत्सम होता है अश्रु होता है। क्या होता है? अश्रु होता है। नाखून का जो तत्सम होता है वो नख होता है। क्या होता है? नख होता है। जबकि कान का जो तत्सम होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, क्लियर है? इसलिए हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा, जीव का जीवा तत्सम होता है। क्लियर है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए प्रश्न संख्या 9 देखें। पीत किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? आपको बताना है कि जो पीत दिया है ये तत्सम है और यह तत्सम किसका है। क्या पीला का है, क्या पीलू का है, पीलापन का है या फिर पीसना का है?
तो यह किसका तत्सम हो जाएगा? तो आपने आंसर दे दिया होगा और बताएंगे कि यह जो है वो पीला का तत्सम रूप होगा। क्लियर है कि नहीं है? चल अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न संख्या 10। आगमन और निर्गमन किस युग्म का शब्द है? आपको बताना है कि आगमन और निर्गमन जो है वो किस युग्म का शब्द है। क्या विपरीतार्थक है, क्या निरर्थक और निरर्थक है, क्या सार्थक और निरर्थक है, या फिर पर्याय युग्म है? तो आप इसका आंसर दें और उम्मीद करेंगे कि यह आंसर आप लोगों का सही हो। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका विकल्प ए हो जाएगा, विपरीतार्थक है। ये दोनों जो है आपस में विलोम दिए हुए हैं, ठीक है, आपस में विलोम दिए हैं। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 11 देखें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और उनसे संबंध कूट से सही उत्तर दीजिए। तो आपको सूची 1 में सुमेल करना है। क्या उदार का स्थूल होता है, क्या प्रारंभ का कृपण होता है, क्या सूक्ष्म का असत्य होता है, या सत्य का समापन होता है? तो आपको ये लगाना है कि उदार का कौन सा सही होगा, उदार का कौन सा सही होगा, प्रारंभ के लिए क्या होगा, ये आपको लगाना है। तो हम लोग देखें, आप लोग इसको चेक कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको आंसर चेक कर लिया होगा। तो देखें उदार का जो होता है वो क्या होता है, उदार का क्या होता है? तो बताएंगे उदार का जो होता है वो कृपण होता है। प्रारंभ का क्या होता है? वो समापन होता है। सूक्ष्म का क्या होगा? स्थूल होगा। और सत्य का असत्य होगा। ठीक है, अर्थात हम कहें 1 का 2 और 2 का 4, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1, अर्थात विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प हमारा पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चल आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 12 देखें आप लोग। प्रश्न संख्या 12 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? यहां आपको बताना है कि अनेकार्थी नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अनेक अर्थ नहीं है या वो अनेक अर्थों में प्रयोग नहीं किया जाता है? क्या सरस्वती होगा, कर होगा, उपवन होगा, या फिर पत्र होगा? इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा मेरे भाई? आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोग अगर पहली बार हैं तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपसे गुजारिश है, आप लोग बेहतर तरीके से यहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। आपको हिंदी की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी। एक बेहतरीन कंटेंट अभी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप लोगों को एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतर होगा। थ्योरेटिकल होगा, पूरा ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर्स का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा आप बताएंगे उपवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपवन हो जाएगा, अर्थात विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा समय का अभाव रहेगा, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 देखें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा गलत है? आपको बताना है कि यहाँ पर जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द दिया है कि किसमें गलत दिया है। पहला विकल्प जो है, जो आसानी से टूट जाए क्या उसे भंगुर कहते हैं? जो याद रखने योग्य हो क्या उसे स्मरणीय कहेंगे? जो कभी ना मरता हो क्या उसे अधर कहेंगे? या फिर जो सब जगह व्याप्त हो सर्वव्यापी? तो यहाँ पर 3 तो सही दिए हैं लेकिन एक का जो है वो शब्द गलत दिया है, वही आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। इसका जो विकल्प सी होगा वो सही होगा। जो कभी ना मरता हो उसे अधर नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं अमर। क्या कहते हैं भाई? अमर कहते हैं, अर्थात विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 14 देखें। प्रश्न संख्या 14,
प्रश्न संख्या 14 में क्या है, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। वाक्य शुद्धि के जो है प्रश्न आते रहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह आएगा। यह योजना निसंदेह सफल होगी। हमें निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, या फिर तुम निश्चिंत होकर परीक्षा दो। यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आप क्या बताएंगे? तो क्या बताएंगे कि यहां पर जो है विकल्प सी सही हो जाएगा। यह त्रुटिपूर्ण है। हमें निस्वार्थ भाव सेवा करनी चाहिए। ठीक है, हमें निस्वार्थ भाव सेवा करनी चाहिए, ये सही होगा, अर्थात विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखें। निम्न में से किस वाक्य में आप प्राणीवाचक संज्ञा का लिंग क्रिया से निर्धारित किया गया है? आप प्राणीवाचक, क्या यह नदी चौड़ी है, क्या गंगा बहती है, यह पहाड़ ऊंचा है, या फिर यह किताब नई है? तो इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो इसका जो विकल्प होगा वो विकल्प हमारा हो जाएगा बी, गंगा बहती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 16। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यह आपको बताना है। आपको यह बताना है कि क्या होगा। क्या लड़की का लड़कियां होता है बहुवचन रूप? क्या पत्ता का पत्तियां होता है बहुवचन रूप? नदी का नदियां होता है, या फिर माता का माताएं होता है? यहां कौन सा विकल्प गलत दिया है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि यहां जो विकल्प दिया है विकल्प बी गलत दिया है। यहां पत्ता का पत्तियां नहीं होता। पत्ता का जो बहुवचन रूप होता है वो पत्ते होता है, जबकि पत्ती का जो है वो पत्तियां होता है। ठीक है, वो पत्तियां होता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग थोड़ा सा। क्लियर है कि नहीं? चल प्रश्न संख्या 17 देखिए। निम्न में से संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण इनमें से कौन सा है? क्या मैं हूं, कोई, कौन, या होगा? तो इसका कौन सा विकल्प होगा? सर्वनाम कितने होते हैं? तो सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं, जबकि कुल सर्वनामों की संख्या 11 होती है, ये ध्यान रखेंगे। संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? तो हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, यह और वह संकेतवाचक होता है। क्लियर है कि नहीं? चल आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और प्रश्न संख्या 18 में हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा? क्या भय का भयभीत, करुणा करुणित, लज्जा लज्जित, या आकांक्षा आकांक्षित होता आकांक्षी होता है? तो यहां कौन सा विकल्प सही होगा? यहां जो विकल्प हो जाएगा मेरे भाई, यहां पे करुणा नहीं होता, यहां करुण का करुणा होता है। क्या होता है? करुण से करुणा होता है, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। क्लियर है? विशेष से करुण होता है और करुणा जो है वो विशेषण होता है। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखें। जो क्रिया अभी इसी समय वक्ता के बोलते बोलते घट रही है उसे कहते हैं। उसे क्या क्रिया कहते हैं? तो आप लोग जानते होंगे कि उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं, अर्थात विकल्प भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 20 देखें। प्रश्न संख्या 20 आप लोग देखें कि क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है? भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ये आपको बताना है।
क्या हम समय पर पहुंचे हैं? क्या शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया, या फिर मुझसे यह काम अब किया नहीं जाता, या फिर मैंने दरवाजा खोल दिया? तो यहां पर कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो बताएंगे जहां पर सामर्थ्य दर्शाता है वहां जो है भाववाचक संज्ञा होती है, अर्थात विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 21, सब इंस्पेक्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सब इंस्पेक्टर में कौन सा उपसर्ग लगा है, यह आप सभी लोग बताएं। उपसर्ग क्या होता है कि जो पहले शब्द लग जाता है वही उपसर्ग होता है। तो इंस्पेक्टर में लगा हुआ है शब, अर्थात विकल्प ए सही हो जाएगा। ओके, चल आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 22 देखिए आप लोग, नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? क्या लिमा लगा है, क्या मा लगा है, इमा लगा है, या नीली लगा है? तो क्या बताएंगे? यहां जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो हम लोग लिखेंगे नील धन इमा बराबर नीलिमा होगा, अर्थात आपका विकल्प सी सही विकल्प। चलिए, कोई विकल्प की बात नहीं है, यहां पर इमा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। सूची मिलानी है आपको। प्रश्न संख्या 23 देखें। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। यहां पर आप लोग मिलाइए कि संधि दी है कि किसका संधि विच्छेद कौन सा होगा। ठीक, तो निरीह का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हम लोग कहेंगे निह धन ई होगा निरीह। निष्पाप का क्या होगा? तो निह धन पाप हो जाएगा। निश्चय का क्या होगा? निह धन चय हो जाएगा, और प्रातः काल का प्रातः काल होगा। तो 4 इसमें देखें, तो 1 का क्या होगा? 2 होगा, 1 का 2 और 2 का 3 अर्थात, और सी का 1 अर्थात विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। तो प्रश्न संख्या 24 की ओर देखें। 24 में कह रहा है दो वर्णों, यहां पे वर्ण हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? क्या रस कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा, संधि कहलाएगा, या प्रत्यय कहलाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग सभी लोग बेहतर जानते हैं कि इसका जो विकल्प होगा वो विकल्प बी हो जाए, सी हो जाएगा, संधि कहलाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 देखें। देश निकाला किस समास भेद का उदाहरण है? देश निकाला किस समास भेद का उदाहरण है आपको बताना है। क्या चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा, क्या पंचमी अपादान तत्पुरुष होगा, षष्ठी तत्पुरुष, या फिर बहुब्रीहि समास होगा? तो आप कहेंगे देश निकाला यानी कि देश से निकाला, अर्थात दूर जाने की बात कर रहा है, और जब अलग होने की बात करता है तो होता है अपादान, और अपादान जो होता है वो पंचमी होता है, अर्थात जो है पंचमी अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हम लोगों का प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 आप लोग देखें कि निम्न में दिए समास विग्रहों में से जो अशुद्ध है वे चुनिए। कौन सा यहाँ पर समास विग्रह गलत दिया है? क्या देह लता का लता रूपी देह होगा, यज्ञशाला का यज्ञ के लिए शाला, नव निधि 9 प्रकार की निधियां, या फिर वेद और पुराण, वेद और पुराण 9 प्रकार की निधियां, यज्ञ के लिए शाला, या फिर लता रूपी देह? तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर जो है देह लता ऐसे नहीं लिखा होता है, देह लता जो होगा ऐसे लिखा होगा तब हो जाएगा देह लता, मतलब लता रूपी देह, तब ये हो जाएगा। ठीक है। यज्ञशाला ये भी एक में होना चाहिए था, तब हो जाता यज्ञ के लिए शाला। नवनिधि 9 प्रकार की निधियां, तो ये भी एक में होता, अर्थात ये तीनों गलत है, ए बी सी ये गलत है,
ए बी सी गलत है, जबकि डी वाला सही दिया है। वेद पुराण, वेद और पुराण हो जाएगा, द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्लियर है? चल आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखें आप लोग कि प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है। वाक्य को उचित विराम चिन्हों सहित चुनिए। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कॉमा कल उसकी टांग टूट गई। विकल्प बी में है रामू कॉमा जो बड़ा खिलाड़ी है, कल कॉमा उसकी टांग टूट गई है। विकल्प सी में दिया है रामू कॉमा जो बड़ा खिलाड़ी है, कॉमा कल उसकी टांग टूट गई है। या फिर विकल्प डी कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, डैश कल उसकी टांग टूट गई। तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे कि विकल्प सी सही होगा। रामू कॉमा लगाएंगे, जो बड़ा खिलाड़ी है, एक स्टेटमेंट फिर पूरा होगा, कल उसकी टांग टूट गई। अर्थात विकल्प आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, सब्ज बाग दिखलाना। तो सब्ज बाग दिखलाना का सही अर्थ क्या है? क्या होगा? हरा भरा कर देना, झूठी आस दिलाना, किसी को मदद करना या किसी का मन बहलाना। तो सब्ज बाग दिखलाना का अर्थ क्या होगा मेरे दोस्तों? तो क्या बताओगे? झूठी आस दिलाना, अर्थात विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चल आगे देखें हम लोग। प्रश्न संख्या 28 देखें। प्रश्न संख्या 28 देखें कि निम्नलिखित पंक्ति में रस का नाम बताएं। तो जो पंक्ति दी है इसमें रस का नाम बताना है। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए धावत। ठीक है, ये कृष्ण जी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर कौन सा रस होगा? क्या वात्सल्य होगा, हास्य होगा, श्रृंगार होगा या फिर करुण रस होगा? तो क्या कहेंगे? जब बात बच्चे की हो रही हो, पुत्र की हो रही हो, तो वहां पर होता है वात्सल्य रस, अर्थात विकल्प ए होगा। माता और पुत्र के प्रेम को ही वात्सल्य रस कहा जाता है। चलिए आगे देखें। प्रश्न संख्या 30, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण पंक्ति की मात्राओं व यति का मानक विन्यास क्या है? कि गीतिका जो छंद है उसमें क्या मानक होता है मात्राओं का? क्या 11-13 होती है, 24 मात्राएं? क्या 26 मात्राएं होती है लेकिन 14-12 पर यति होती है? क्या 31 मात्राएं होती, 16-15 पर यति होती है? या फिर 24 मात्राएं 13-11 पर यति होती है? काव्य शास्त्र का प्रश्न है और बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो यहां बताएंगे कि गीतिका जो छंद होता है उसमें टोटल 26 मात्राएं होती है और 14-12 पर यति होती है। हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 31 देखिए आप लोग। प्रश्न संख्या 31 देखिए। जहां कार्य कारण का परस्पर विरोध के कारण उनके संबंध का अभाव दिखाया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां कौन सा अलंकार होगा? क्या विभावना अलंकार होगा, क्या व्याघात अलंकार होगा, विषम होगा या फिर विचित्र होगा? तो आप लोग जान रहे हैं जहां कार्य और कारण का परस्पर विरोध की बात कर रहा है, और विरोध क्या होता है? तो वो क्या होता है? विपरीत होता है, उल्टा होता है, जिसे हम लोग विषम कहते हैं। अर्थात विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चल आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखें। 1991 में प्रदत्त प्रथम व्यास सम्मान का सही युग्म साहित्यकार कृति कौन सा है? तो यहां पर कौन सा होगा कि 1991 में व्यास सम्मान किसे मिला है? क्या शिव प्रसाद सिंह नीलाचांद को मिला है? क्या डॉक्टर रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए मिला है? या फिर धर्मवीर भारती को स्वप्न अबीबी के लिए मिला? या फिर कुंवर नारायण को आत्मजयी के लिए मिला है? तो यहां जो विकल्प होगा वो कहेंगे विकल्प बी सही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए यह सम्मान मिला है। क्लियर है कि नहीं? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो सूची से है। प्रश्न संख्या 33, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहां
पत्रिका का नाम दिया है और यहाँ संपादक का नाम दिया है, तो आप लोग बताएं। तो आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो कहेंगे धर्म युग जो है ये किसकी है, धर्मवीर भारती की है। दिनमान जो है रघुवीर सहाय की है। सारिका जो है वो कमलेश्वर, और हंस जो है वो राजेंद्र यादव की है। ए बी सी डी ऐसे ही विकल्प सही हो जाएगा, बिल्कुल। एक का ए, दो का दो, तीन का तीन और चार का चार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और प्रश्न संख्या 34 देखिए आप लोग, बहुत बेहतर प्रश्न है, बहुत ही बेहतर प्रश्न है, भाषा के विकास से है। प्रश्न संख्या 34, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का मुख्य ऐतिहासिक कारण क्या है? कि जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका कारण क्या है? क्या 10 जनवरी 1954 को हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला था? क्या पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 नागपुर में हुआ था? या फिर 10 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि स्वीकार की थी? या फिर 10 जनवरी 1950 को हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी? तो यहां पर क्या विकल्प होगा? तो हम ये कहेंगे कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था, इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है क्या स्वीकार किया गया था? राजभाषा का दर्जा तथा उसकी देवनागरी लिपि स्वीकार की गई थी। इसलिए यहां पर ये लिखेंगे कि 14 सितंबर, यहां जो हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि स्वीकृत की थी, इसलिए जो है क्या होता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ध्यान से देखें कि प्रश्न संख्या 35, अरे मित्र ध्यान से सुनो, कह रहा अरे मित्र ध्यान से सुनो, रेखांकित शब्द मित्र किस कारक का द्योतक है? कारक आपको बताना है कि जो है ये किस कारक का द्योतक है। क्या कर्म कारक है, करण कारक है, संबोधन है, या फिर संप्रदान है? तो क्या बताएंगे? अरे है तो क्या है? ये जो है संबोधन है, अर्थात विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए और बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। और हमने आज जो है हम लोगों ने 36 प्रश्नों का पड़ाव पूरा कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत ही बेहतर आंसर दिए होंगे और बेहतर ही तरीके से आपने इसको समझा होगा। बाकी आप लोग जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में किया होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? क्या सकर्मक क्रिया कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे, उभयविध धातु, या फिर द्विकर्मक क्रिया? तो उभय जहां पर दो या दो से अधिक के लक्षण पाए जाते हैं उसे उभय कहते हैं, अर्थात हम कहें विकल्प सी सही हो जाएगा, उभयविध धातु कहेंगे, विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है अपना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी बहुत ही बेहतर तरीके से इसको कंप्लीट किया होगा। आप लोग जो है अपना जो आंसर जो है कितना आपका अटेम्प्ट सही हुआ है वो आप जो है कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं। आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं कि प्रैक्टिस सेशन जो है वो कैसे हैं, प्रश्न उत्तर कैसे आप लोगों को मिले हैं, यह भी कमेंट करके बताएं। बाकी आप लोग जो है वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे हम एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं और आप लोग से बस यही गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से अपना अध्ययन करते रहें, क्योंकि समय बहुत शेष नहीं बचा है। ठीक है, बेहतर हिंदी अध्ययन करने के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।